Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I welcome you all to Prep Diva in the O and A level accounting lectures. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट के बारे में और उसका फॉर्मेट भी देखा था. एंड फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP या फिर बैलेंस शीट भी कहते हैं. What is statement of financial position? It shows the financial worth of the business at a given date and includes assets, liabilities and capital. जब भी बिजनेस को एक रिपोर्ट चाहिए होगी कि हमारे एसेट्स की क्या वैल्यू है, लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है, कैपिटल की क्या वैल्यू है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करेगा एट एनी डेट टू नो कि उस डेट पे हमारी इन तीन चीजों की क्या वैल्यू आ रही है. और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि आपके जो इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग दे आर अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट और SOFP. Another thing before we move on to the format of financial position is कि जो इसका फॉर्मेट होता है दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, विच सेज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. इट मींस कि जो आपकी एसेट्स का टोटल है विच इंक्लूड्स नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स, इसका जो टोटल है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज के अंदर भी आपकी नॉन करंट और करंट दोनों लाइबिलिटीज आ जाती हैं. I hope you get this. Now we move on to the format of statement of financial position. आपके पास दो कॉलम्स हैं. द फर्स्ट कॉलम इट इज यूज्ड फॉर ऑल द वर्किंग्स, और जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर हम लोग हर सेक्शन का फाइनल आंसर लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, उसके आगे उसकी वैल्यू. यहाँ पर मैंने एज एन एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग्स लिखा है. आपके क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है. मोटर व्हीकल्स होंगी, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, कोई प्रेमिसेस हो गए. सो कुछ भी दिया गया यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन और उसके सामने उसकी वैल्यू. एंड इन द थर्ड कॉलम आप यहाँ पर सारे नॉन करंट एसेट्स का टोटल करके सम वैल्यू लिख देंगे. उसके बाद यू हैव करंट एसेट्स जिसमें आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, बैंक और कैश है. याद रहे कि करंट एसेट्स का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए. सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर रिसीवेबल्स, फिर बैंक और फिर कैश. इसकी लॉजिक ये है कि जो करंट एसेट्स का सीक्वेंस है इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जो एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम बाद में लिखते हैं, और जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, जो कि बहुत इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, आप उनको पहले लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इन्वेंट्री है जो कि आपने अभी सेल करनी है, उसको बेचने में आपको टाइम लगेगा. इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसलिए आप इन्वेंट्री को सबसे पहले लिखेंगे. देन कम्स रिकवरिंग योर मनी फ्रॉम पीपल जिनको आपने क्रेडिट के ऊपर सेल्स की हुई है, योर ट्रेड रिसीवेबल्स, उनसे पैसा रिकवर करना इज फार मोर इजियर देन सेलिंग योर इन्वेंट्री, इसलिए ये सेकंड नंबर पे आएगा. देन यू हैव योर मनी इन बैंक. जो बैंक में आपके पास मनी है इट इज मोर इजीली एक्सेसिबल देन रिकवरिंग मनी फ्रॉम योर क्रेडिटर्स, तो इसलिए बैंक आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद आएगा. उसके बाद यू हैव कैश इन हैंड जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आपके हाथ में है. सो आप उसके बाद कैश लिखेंगे. कुछ क्वेश्चंस के अंदर बैंक और कैश दोनों आता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर या बैंक या कैश आएगा. तो जो भी है द सीक्वेंस वुड बी सेम. जो कैश अगर दिया गया है बैंक के साथ तो कैश को आप बैंक के बाद लिखेंगे. फिर आपने इन चारों का टोटल करना है एंड यू आर गोइंग टू राइट द टोटल इन द नेक्स्ट कॉलम. उसके बाद उसी के नीचे लाइन में वी हैव अनदर हेडिंग टोटल एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स का टोटल प्लस करंट एसेट्स का टोटल, इन दोनों को प्लस करके आप जो टोटल लिखेंगे दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ योर टोटल एसेट्स. उसके बाद वी हैव अनदर टू कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. सबसे पहले हम कैपिटल को देते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा.
जो आपका ट्रायल बैलेंस होगा उसके अंदर कैपिटल की वैल्यू मेंशन्ड होगी, आप उसको लिखेंगे। उसके बाद यू हैव एड प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर फाइंड आउट किया होगा उसको आप यहाँ पर कैपिटल में ऐड करेंगे। और अगर इन केस आपकी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट नहीं आया बल्कि लॉस आया है, तो फिर आप उस लॉस को ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपिटल में से। जो आपका प्रॉफिट होता है वो यूजुअली हम बिजनेस में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए वी अज्यूम कि जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल के साथ मिलके आपके एसेट्स को फंड कर रहा होता है और आपकी लाइबिलिटीज नीचे जाती हैं, क्योंकि प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने की वजह से आपको ज्यादा लाइबिलिटीज लेनी भी नहीं पड़ती अपने एसेट्स को, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फंड करने के लिए। दैट इज वाई द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू इंक्रीज कैपिटल, इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। देन वी हैव ड्राइंग्स। जिस तरह कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल उसी तरह ड्राइंग्स क्या है, जब ओनर बिजनेस में से चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा होता है, तो आपकी जो ड्राइंग्स है इट विल रिड्यूस कैपिटल। तो अगर कोई भी ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दी गई हैं तो यू विल सब्ट्रैक्ट इट हियर। इन दो चीजों को प्लस करके ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट अ फाइनल आंसर जो कि आपका नेट कैपिटल शो करेगा। उसके बाद वी हैव लाइबिलिटीज। सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं which has to be repaid in more than a year। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, क्वेश्चन में आपको कोई और नॉन करंट लाइबिलिटी भी दी जा सकती है, वो स्पेसिफाई कर देगा, उसकी वैल्यू आएगी। देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर ट्रेड पेएबल्स आ जाएंगे, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट भी पढ़ा था। सो ये यहाँ पर जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आपके क्वेश्चन के अंदर वो आपको दूसरी लाइबिलिटीज दूसरे एसेट्स भी स्पेसिफाई कर देगा, तो आप जो जो चीज आपको दी गई होगी आप उनको उनकी कैटेगरी के नीचे लिखेंगे। वी हैव ट्रेड पेबल्स एज एन एग्जाम्पल हियर ऑफ करंट लाइबिलिटी, आपने उसकी वैल्यू लिखी एंड इन द नेक्स्ट कॉलम आपने जो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का टोटल है वो मेंशन करना है। नाउ यू हैव कैपिटल एंड द वैल्यू फॉर नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज। इन तीन चीजों को जब आप प्लस करेंगे ऐड करेंगे, सो यू विल गेट अ फाइनल आंसर जो कि हमारा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के बिल्कुल सामने थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। Remember this thing that the answer for total assets and the answer for total capital and liabilities should be same, जिस तरह accounting equation होती है। The sum of assets should always be equal to capital plus sum of liabilities। अगर आपका आंसर टोटल एसेट्स का और टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का सेम आ जाता है, इट मींस कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो बैलेंस शीट है, वो बिल्कुल सही बनी है और उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो कि सिंगल ओनर बिजनेसेस के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह हम लोग आगे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे, हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसी तरह चीजें आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के अंदर ऐड होती जाएंगी। नॉन करंट एसेट्स में भी मुख्तलिफ और चीजें आएंगी, करंट एसेट्स में भी और चीजें आएंगी, लाइबिलिटीज में भी और चीजें आएंगी, कैपिटल के अंदर भी और चीजें आएंगी। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स कवर करेंगे हम उन चीजों को भी देखते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई कि हम लोग एक ट्रायल बैलेंस लें और हम लोग एक वर्कड एग्जांपल करें जिसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाएंगे, ताकि यू अंडरस्टैंड दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर। So until the next video, take care, Allah Hafiz, and thank you so much for watching.